विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है के अंतर्गत जब एक एकाधिकारी बैंक में एक जमा आती है तो उसके द्वारा साख सृजन किस प्रकार का होता है, तथा दूसरा हमने देखा था कि कई बैंक हो लेकिन एक ही जमा आ जाए तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से साख का सृजन होता है। हमने देखा था कि अगर 20% CRR है यानी नकद आरक्षण अनुपात 20% है तो साख का सृजन 5 गुना होगा। यानी कि अगर 100 रुपये की जमा आती है बैंकों में और CRR 20% है तो ऐसी स्थिति में 500 रुपये की साख का सृजन होगा। अगर CRR घट करके 10% हो जाती है तो 10 गुना हो जाएगा। 100 रुपये की अगर जमा आती है तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपये के बराबर साख का सृजन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि वास्तविक में या वास्तव में जो है कई सारे बैंक होते हैं और कई सारी जमाएं होती है, तो ऐसी स्थिति में साख सृजन किस प्रकार से होता है। तो जब कई बैंक और कई जमाएं होती है जैसा कि वास्तविक जगत में पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम मान लें कि समाज में 10 बैंक हैं और प्रत्येक के पास 100 रुपये की राशि जमा के रूप में आती है, तो इससे प्रत्येक बैंक 100 रुपये के आधार पर कर्ज दे करके साख का निर्माण करने की स्थिति में आ जाता है। अगर प्रत्येक बैंक का कुल व्यवसाय, टोटल 10 बैंक है तो प्रत्येक बैंक का कुल व्यवसाय 1/10 हम मान लें, है ना, या हम ये मान लें कि कुल व्यवसाय का प्रत्येक बैंक 1/10 व्यवसाय ही करता है, तो इसलिए साख सृजन का औसत 90% भाग दूसरे बैंकों की ओर चला जाता है, क्योंकि वो 1/10 ही करता है तो 10% करता है तो 90% दूसरे बैंकों के पास चला जाता है। उसका कारण ये ग्राहक अन्य लोगों को चेक से भुगतान करते हैं। ग्राहक जो भी भुगतान करेंगे वो चेक से करेंगे। इससे नकद राशि उधार देने वाले बैंक से निकालकर अन्य बैंकों की ओर जाती है, लेकिन इसी तर्क के अनुसार प्रत्येक दूसरे बैंक की नई साख सृजन की 10% नकद राशि का बाहरी निकास ज़्यादा नहीं होता है, यानी 10% से ज़्यादा आउटफ्लो नहीं होगा और प्रत्येक बैंक अपने CRR या नकद आरक्षण अनुपात के अनुसार साख सृजन करता रहता है। अंत में प्रत्येक बैंक जिसमें से 400 रुपये की राशि नई साख सृजन की राशि कहलाती है। अगर 100 रुपये जमा हुए हैं तो 500 रुपये के बराबर साख का निर्माण होता है, लेकिन 400 रुपये की राशि नई साख सृजन की राशि कहलाती है और 100 रुपये मूल जमा। तो वास्तविक जगत में अगर कई सारे बैंक तथा कई जमा की स्थिति हमें देखने को मिलती है और इसमें भी हम रिजर्व अनुपात 20% मान रहे हैं, इसलिए हम साख सृजन 5 गुना ही मान रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में बैंक में नकद जमा आती है जिससे बैंक अपने ग्राहकों को कर्ज देने की स्थिति में आ जाते हैं। कर्ज नकद जमा से जन्म लेते हैं, है ना, या हम कह सकते हैं कि कर्ज जमा के बच्चे होते हैं, यानी जो डिपॉजिट है वो जो है वो जमा के कर्ज के बच्चे होते हैं। लेकिन आगे चलकर कर्ज की राशि बैंकों में जमा के रूप में फिर से प्रकट हो जाती है, क्योंकि जो जिसको भी कर्ज दिया जाएगा वो किसी न किसी बैंक में उस पैसे को जमा करवाएगा और इस प्रकार से नकद जमा जो जमा होती है उससे कर्ज दिया जाता है, कर्ज से नई जमाओं का निर्माण होता है और यह क्रम निरंतर ही चलता रहता है। तो इस क्रम का प्रारंभ नकद जमाओं या प्राथमिक जमाओं से होता है, फिर कर्ज के माध्यम से नई तथा द्वितीयक जमाओं के दौर में पहुंच जाता है और यह क्रम आगे जारी रहता है जब तक कि साख सृजन पूर्ण नहीं हो जाता है। अब साख सृजन की प्रक्रिया का एक हम विस्तृत रूप भी देख सकते हैं, जैसा कि लिप्सी एवं क्रिस्टल हुए हैं अर्थशास्त्री ने साख सृजन का एक सामान्य सूत्र दिया है जिसमें इस बात का समावेश किया गया है कि जनता अपने पास C के रूप में नकद रूप में रखना चाहती है तथा R के रूप में जो है नकद रूप में बैंक रिजर्व के रूप में रखती है। एवं एक अर्थव्यवस्था में कुल नकद राशि, है ना, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा हाई पावर्ड मनी H होती है ना। D राशि बैंक जमाओं की मात्रा को सूचित करती है। तो सूत्र के रूप में क्रिस्टल लिप्से ने जो बताया उसके अनुसार C + R = H। H का मतलब है हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा, और C का मतलब है नकद राशि,
और डी का मतलब आगे आएगा डिपॉजिट, और आर का मतलब है नकद रिजर्व अनुपात या CRR। तो इस प्रकार से ये सूत्र जब हमारे सामने आ जाता है तो इसका दूसरा रूप हम ले सकते हैं कि R इज इक्वल टू XD, जिसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कुल नकद राशि यानी H या तो जनता के पास जो है नकद रूप में रखी जाती है यानी C के रूप में, और शेष बैंकों में रखी जाती है R के रूप में। तो यदि बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात को हम X मान लें तो दूसरा समीकरण आ जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू XD। डी का मतलब डिपॉजिट, R का मतलब जो है बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात, वो किसके बराबर हो जाएंगे, X जो है वांछित रिजर्व अनुपात है। तो दूसरा समीकरण हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू XD। और अगर अंत में हम मान लें कि जनता बैंक जमाओं का एक फिक्स अनुपात नकद रूप में अपने पास रखती है, जिसको अगर हम B कह दें, जनता जो नकद रूप में अपना पास रखना चाहती है उसको अगर हम B कहें, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें एक तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा C इज इक्वल टू BD, यानी जो डिपॉजिट है उसका एक निश्चित अनुपात जनता अपने पास रखना पसंद करती है। अब समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को अगर हम प्रथम समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें यानी C प्लस R इज इक्वल टू H में प्रतिस्थापित कर दें, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आ जाएगा C की जगह हम लिख सकते हैं BD, क्योंकि हमने C इज इक्वल टू BD माना है, प्लस R की जगह हम लिख सकते हैं XD, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे इज इक्वल टू H। अगर इसको हम और आगे थोड़ा हल करेंगे तो हमें पांचवा जो समीकरण प्राप्त होगा, क्योंकि BD प्लस XD दोनों में D कॉमन है इसलिए हम D बार ले लेंगे, और अंदर रह जाएगा हमारे पास B प्लस X इज इक्वल टू H। और इस प्रकार से अब हमारे पास आ जाएगा D को हम इधर ही रखें और B प्लस एक्स को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा H बटा B प्लस एक्स। तो जो हमारा ये जो छठा समीकरण है वो ये दर्शाता है कि X यानी बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात शून्य होता है, तो जमा की राशि D में नकद रिजर्व अनुपात B से विलोम रूप में वृद्धि होती है। यदि बैंकों को रिजर्व अनुपात 20% होता है यानी 0.2 होता है, तो अर्थव्यवस्था में जमाओं में नकदी की जो राशि है वो 5 गुना वृद्धि हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नकद रिजर्व अनुपात जितना ज़्यादा होगा जमाओं में उतनी ही कम मात्रा में वृद्धि होगी, यानी साख सृजन उतना ही कम होगा, और CRR जितना कम होगा तो साख सृजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम कई बैंकों एवं कई जमाओं को लेकर के और इस प्रकार से इन सूत्र के माध्यम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट कि जो ये साख सृजन है, इस साख सृजन की क्या सीमाएं हैं या क्या मर्यादा हैं जिनके आधार पर ये निर्धारित होता है, या इसकी क्या लिमिटेशंस है ना। तो हम इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि जो साख सृजन का कार्य है वो सिर्फ ऐसे ही बैंक नहीं कर देती है ना, या अपने आप नहीं होता है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती है। जब प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपनी पुस्तक का जो 1976 का जो संस्करण था उसमें साख सृजन के लिए 4 तत्व आवश्यक बतलाए थे। पहला तो कि बैंकों के पास किसी तरह के नए रिजर्व आए, है ना। दूसरा, वे नए अतिरिक्त रिजर्व अपने पास रखने की बजाय कर्ज देने अथवा प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए खर्च करें। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति बैंक से कर्ज लेने अथवा उसे अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के लिए तैयार हो। और लास्ट, जनता बैंक से ही मुद्रा के रूप में रखने का निर्णय करे, यानी जनता अपना पैसा बैंक में ही रखने का निर्णय करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बैंकों की रिजर्व राशियां हैं वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कई शर्तों के पूरा होने पर ही साख सृजन हो पाता है। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक होता है कि लोग जो हैं बैंक में नकद राशि जमा कराएं। जब तक हम नकद राशि जमा नहीं कराएंगे तब तक साख सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। फिर बैंक उस जमा राशि के आधार पर ग्राहकों को कर्ज दे। जब बैंक कर्ज भी नहीं देगा तब भी साख सृजन नहीं होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि बैंकों से जो है जनता उधार ले, है ना, एवं जनता अपनी मुद्रा बैंकों में ही रखे, उधार भी ले और बैंक में ही मुद्रा वापस रखे, अपने पास नकद रूप में नहीं रखे, तभी साख सृजन की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से संपन्न होती है। इन सब के बावजूद इसकी जो सीमाएं हैं उसमें सबसे पहली सीमा है कि जो जनता है ना,
किस सीमा तक नकद राशि का उपयोग करती है। हम पहले ये बतला चुके हैं कि जनता के पास नकद राशि जितनी रहेगी साख सृजन उतना ही कम होगा, यानी जनता जितना ज़्यादा पैसा बैंकों में जमा कराएगी साख सृजन उतना ही ज़्यादा होगा। यदि जनता सारा कर्ज नकद रूप में लेना चाहेगी तो साख सृजन शून्य हो जाएगा, यानी जो भी वो कर्ज लेगी अगर वो नकद रूप में ले लेती है या सारा पैसा बैंक से निकाल लेती है तो साख सृजन होना बंद हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। क्योंकि जो बैंक है बैंक तक नकद जमा के बराबर ही उधार दे सकेंगे, उनके लिए इससे अधिक उधार देना असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनता के पास करेंसी या नकद राशि बिल्कुल नहीं रहने पर ही साख सृजन सर्वाधिक होगा। तो यदि किसी अवधि में जनता को तरलता पसंदगी अर्थात अपने पास नकद राशि रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो साख सृजन कम हो जाता है। दूसरा है फिर विनियोग के अवसर या निवेश के अवसर। यदि निवेश के लिए वातावरण अनुकूल होता है तो लोग बैंक से ज़्यादा मात्रा में उधार लेंगे जिससे साख सृजन भी ज़्यादा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक तो उधार देने के लिए तैयार रहता है लेकिन उद्योगपति और जो व्यापारी होते हैं वो लाभ की संभावनाएं कम होने के कारण बैंक से कर्ज लेने में आनाकानी करते हैं या बैंक से कर्ज लेने के इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसी संभावनाएं हो सकती है जब भयंकर मंदी की स्थिति हो, जैसे कि वर्तमान में कोरोना को लेकर के पूरा व्यापार ठप पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक अब कर्ज देना भी चाहें तो व्यापारी और व्यवसायी लेने से घबराते हैं कि हम कर्ज ले लेंगे, हमें ब्याज चुकाना पड़ेगा और जो है मंदी की स्थिति है, धंधा नहीं होगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा और विभिन्न प्रकार की कई तरह की समस्याएं इस महामारी के दौरान उत्पन्न हुई है। तो जब संभावनाएं कम हो जाती है लोन लेने की तो जिससे वे या व्यापारी लोन लेने के इच्छुक नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में साख सृजन नहीं हो पाता है। तीसरा है फिर कि जो बैंकों को कितनी नकद राशि जमा के रूप में मिल सकती है। यदि बैंकों को जनता से कम नकद राशि जमा के रूप में मिलती है तो साख सृजन कम होगा और यदि इन्हें ज़्यादा नकद राशि जमा के रूप में मिल पाती है तो साख सृजन ज़्यादा होगा। यानी उस देश के लोग या नागरिक कितने ज़्यादा बैंकों से व्यवहार करते हैं, कितनी ज़्यादा राशि बैंकों में जमा कराते हैं, साख सृजन भी उस पर ही निर्भर करेगा। नेक्स्ट है फिर जो है ऋण लेने वाले हैं उनकी क्षमता क्या है, यानी ऋण लेने वालों के पास जो जमानत की मात्रा है वो क्या है। क्योंकि बैंक जब भी ऋण देते हैं तो जमानत पर जोर देते हैं ना। हम भी जब कोई लोन लेने बैंक में जाते हैं या करते हैं तो वो कहते हैं पहले जमानत लाइए, यानी किसी गारंटी को लाइए। तो जो गारंटी है उसकी सहूलियत के अनुसार ही साख सृजन किया जा सकता है। अगर हम मान लें कि जैसे किसान को भूमि गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लेना है या मिलता है तो जितनी अधिक भूमि गिरवी रखने के लिए होगी उसके द्वारा उतना ही अधिक कर्ज लिया जा सकेगा और उतना ही ज़्यादा साख सृजन होगा। तो हमारे पास जो गारंटी है वो जितनी ज़्यादा होगी साख सृजन भी उतना ही ज़्यादा होगा और गारंटी अगर कम होगी तो साख सृजन कम होगा। नेक्स्ट है फिर जो है बैंकों जो है अपने पास अतिरिक्त रिजर्व रखता है या नहीं। हमने जो कहा था कि कानूनी रिजर्व अनुपात 20% है या कैश रिजर्व रेशियो CRR या नकद आरक्षण अनुपात 20% है तो 20% तो वो अपने पास रखेगा ही, लेकिन बैंकों के पास अगर ये अनुपात बढ़ करके 30% हो जाता है तो वह इसे 20% लाने की कोई प्रयास नहीं करता है। यानी बैंक के पास अगर अतिरिक्त रिजर्व बढ़ करके 30% हो जाए और वो इसे 20% पर लाने की चेष्टा नहीं करे जितना कि CRR है तो ऐसी स्थिति में साख सृजन कम होगा, क्योंकि जो 10% आरक्षित अनुपात है वो उनके पास बेकार पड़े रहेंगे, जबकि उसके लिए वैधता भी नहीं है। क्योंकि केंद्रीय बैंक ने मान लीजिए 20% घोषित कर दिया है और आप 30% रख रहे हैं बैंक, तो ऐसी स्थिति में बैंक साख सृजन खुद कम कर रहे हैं। फिर एक केंद्रीय बैंक की क्या नीति है या क्या पॉलिसी है। अब साख सृजन के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक है उसकी नीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद करके और बैंकों के पास नकद रिजर्व बढ़ा देता है तो ऐसी स्थिति में साख सृजन अधिक होगा, क्योंकि बैंकों के पास ज़्यादा नकदी जमा आ जाएगी। और यदि वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देता है तो बैंकों के जो नकद रिजर्व है वो घट जाते हैं और साख सृजन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से साख सृजन की अपनी कई सीमाएं होती है। लेकिन यदि जनता के पास करेंसी न रहे, यानी सारी की सारी करेंसी बैंकों में जमा हो जाए और बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व न रखे,
जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह रखा है उतना ही रखे और शीघ्रतापूर्वक यानी जल्दी से जल्दी कर्ज देते जाएं, तो साख सृजन अपने पूर्ण रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में देखा है कि साख सृजन व्यापारिक बैंकों द्वारा किस प्रकार से किया जाता है और इसकी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं कि कौन कौन सी सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं हैं जो बैंक के ग्राहकों की तरफ से है, कुछ सीमाएं हैं जो स्वयं बैंक की तरफ से है। तो इन रुकावटों को या सीमाओं को दूर करने पर ही बैंक पूर्ण साख सृजन कर पाता है।